जश्न की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई भी, अपने दर्शकों को दिखाई, नाजरीन को दिखाई कि किस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन अभी एक पेंच ये होगा कि सीएम के चेहरे कौन होंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, हमने देखा कि 15 साल तक रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य को चलाया। मध्य प्रदेश में 20 साल तकरीबन हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान यानी मामा लगातार काम कर रहे हैं। आगे कहाँ क्या कमान रहेगी, और साथ ही मैं राजस्थान पर भी आगे आऊंगा। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हो या फिर आपके राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो जी, हमारे पास इलेक्शन जीतने के बाद हमारे पास पार्लियामेंट्री बैठक होती है और असेंबली के विधायक की बैठक होती है जो डिसिप्लिन कमेटी के अंडर होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर का जो है किससे बिठाया जाए और क्या किया जाए। हमारे पास जो सिस्टम होता है नेशनल लीडर्स डिसाइड करते हैं उसको, और लेजिस्लेटिव की मीटिंग होती है पूरे विधायकों की, उसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस चुना जाता है, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर शिवराज सिंह चौहान का मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देना चाहेगी मैं कबूल कर लूंगा। ये इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयानों के जरिए एक मंशा जाहिर की थी कि वो सीएम पद के उम्मीदवार खुद को समझते हैं। एज फैक्टर है, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आए, मगर जब तक के आला कमान से जो डायरेक्शन नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं उसके अंदर। मेरे साथ अरशद साहब भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस तेलंगाना से हैं, तेलंगाना पे अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। मुझे लगता है बाकरी साहब के सवालों के जवाब बखूबी दे पाएंगे। अरशद साहब खैर मकदम है आपका, और सबसे पहले जवाब आप उसी सवाल का दें जो कह रहे हैं आपकी जीत को कंसीडर खुद बाकरी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो मुंसिफ टीवी से हमने कहा है कि इससे पहले जिस दिन वोटिंग के बाद जो काउंटिंग हो जाएगी, काउंटिंग के दिन ने शाम में हम बैठेंगे करके जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा था गुज़िश्ता हालिया में आपके स्टूडियो में जी हम जीत हासिल करेंगे अच्छे पैमाने पे जी, और 65 के ऊपर लाएंगे जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मकाम पे है। तेलंगाना की आवाम हमारे को ये मैंडेट देती है, तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पार्टी को खैर मकदम करती है। अब रहा सवाल बाखरी साहब हमारे काबिल दोस्त भाई जो बोलते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है ना आप जीत हासिल नहीं की है, तो इसका ठीक है, वहाँ की आवाम को ज़रा अभी समझ में नहीं आया। इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसी तरीके से तेलंगाना की आवाम को समझ में नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने वाली है और कांग्रेस पार्टी जीत का जो है ना परचम लहराने वाली है। अरशद साहब आपकी बात मैं चलिए मान लेता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने भी इस तरह की बातें कही थी, प्रियंका गांधी ने भी इस तरह की बातें कही थी। जाहिर तौर पर पार्टी कॉन्फिडेंट में थी, बल्कि लोगों में भी ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब थी कि हाँ वाकई ये लग रहा है न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य में भी कांग्रेस वापसी करेगी या जीत दर्ज करेगी। लेकिन जो नतीजे आए वो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। ऐसी उम्मीद थी नहीं सर? हाँ, उम्मीद तो हमारे को भी नहीं थी। आवाम जो मैंडेट दी है ठीक है, कोई बात नहीं। आवाम की जो फैसला है आवाम का उसको कबूल करना है। आवाम का फैसला ये है भागते भूत की लंगोटी सही। नहीं ऐसा नहीं है, आवाम का फैसला हम कबूल करते हैं। हम जो है ना अब मध्य प्रदेश के अंदर एक मुकाम ऐसा था जहाँ पे ईवीएम के मशीन मिले, भाजपा का एक नेता मिलता है। अब ये सब हार निकला। ये एलिगेशन हमेशा लगते हैं कांग्रेस के द्वारा या विपक्ष के द्वारा। ये आखिर में बात मतलब जो मिले हैं मिलते हैं बीजेपी का जो मिले उनको जो मिले हैं तो तेलंगाना में क्यों नहीं मिले? फिर उसको क्यों नहीं मिले? अचमपेट में मिले, वहां की जनता मारी क्यों नहीं बता रहे फिर? अरे जब बात आएंगे तो बताएंगे ना बराबर। नहीं, अगर ऐसा था तो आप जाते इलेक्शन कमीशन के पास जाते, आप शिकायत करते। बिल्कुल की है शिकायत। हाँ। कल हमारी पूरी एक डेलीगेशन गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जाके पूरे एक नहीं बल्कि कई चीज़ों की शिकायत की है जी। हमारे केसीआर साहब के जो वादे थे और उनका जो धोखाधड़ी था, वो तमाम चीज़ों की शिकायत भी कल हुई थी। रेवंत रेड्डी साहब गए, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरान गए थे, बराबर शिकायत करे। ठीक है बाकरी साहब, क्या वाकई ऐसा होता है कि हार का ठीकरा फिर आखिरकार ईवीएम पे फोड़ दिया जाता है या फिर वाकई ये तो जो है दिल को बनाने गाले पे ख्याल अच्छा है, बल्कि कांग्रेस वालों के पास कुछ ना कुछ जो है ईवीएम मशीन मिल जाते हैं, बीजेपी के लोग मिल जाते हैं, इनको कुछ भी होता है, मगर ये बोलना भूल जाते हैं कि ये अवाम के साथ, अवाम का जो हमारा साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी,
प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है हर एक के साथ एक डिग्निटी मेंटेन करना है और उसी के साथ डेवलपमेंट करना है, उसका नतीजा है जो आज तेलंगाना के साथ साथ दूसरे स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हुई है। और उसी के साथ साथ मैं हमारे वोटर्स का और बिलखुसूस हमारे पार्टी के लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने जिस तरीके से स्टेट सिटी से सिटी फिर कर आवाम के बीच में जाके हमारे पॉलिसीज़ के बारे में बताया है, उसका नतीजा फ्रूटफुल मिला है हमारे। बिल्कुल। पॉलिसीज क्या है जरा हमको बताइए ना, मेरे पास है पूरा डाटा, अगर पूरा आप डेटा लेके फिर बताऊंगा, रहे हैं सर। हाँ, तो बताइए ना। बताता हूं, जरा। हर पूरे स्कीमा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के 2014 से लेके आज तक का जो है सबसे बड़ा जो कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, कोरोना वैक्सीन के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, अर्बन के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ग्रामीण के लिए, यही बात पे मैं आता हूँ। वैक्सीन फ्री में हर सरकार देती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा फ्री वैक्सीन दी है, लेकिन कांग्रेस लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको करोड़ों का जो है ना खर्चा लगा के कुछ खर्चा हम फ्री दे रहे हैं करके पब्लिसिटी करते हैं, गलत पब्लिसिटी। एक और बात बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी साहब सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आप एयरपोर्ट सीज कीजिए, कोरोना अभी हिंदुस्तान पहुंचा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करना जरूरी था, लोगों की जान जरूरी हमारे थी, हिंदुस्तान लोगों का के जान से खेले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए अहमदाबाद के अंदर एक दीवार बना के लोगों को जो है ना छुपा के नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम अहम था, लेकिन लोगों की जान अहम नहीं थी नरेंद्र मोदी साहब को। ये बीजेपी का कारनामा है। बीजेपी जो है ना झूठ के सहारे पे चलती है और वहां की आवाम के सहारे पे चलती है, उसका नतीजा आज देख लिया, आवाम बता दी, की आवाम को गुमराह किया गया है, आवाम खुद बता दी, गुमराह होके जो है ना वोटिंग की है, आवाम बता दी, और बीजेपी का पार्लियामेंट परचम इलेक्शन के अंदर आवाम को पता चल जाएगा बीजेपी का परचम लहरा दिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर आवाम इसका सही मैंडेट देने वाली है। बीजेपी का परचम लहरा चुका है। हाँ, आखिर में अर्शद साहब बात वही आ जाती है कि जनता का रुझान किस तरफ था या जनता ने किसके लिए बटन दबाया। जनता का जो माइंड है आपके सामने है, राहुल गांधी भी सामने है, गुमराह किया मोदी गया भी सामने है, गुमराह किया गया। क्यों गुमराह करते हैं? ये काम गुमराह करने का कांग्रेस का है, ये काम कांग्रेस का है। हम तो हुकूमत में, हम तो पब्लिक के खिदमत के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए। हजारों लाखों करोड़ पानी में बहा दे रहे, अरे की खिदमत करेंगे? क्या पानी में बहा रहे? कुछ नहीं बहा रहे पानी में, पूरे गलत पॉलिसीज। अब देखेंगे जीडीपी कहां से कहां आ गया। तेलंगाना में आप क्या करते हैं? हिंदुस्तान का नाम जो है ना कितना मट्टी में मिल जा रहा है। हिंदुस्तान के नाम को आज 400 चांद लगे, लोग 4 चांद बोलते थे, हिंदुस्तान के नाम को आज 400 चांद लगे ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वही 400 चांद जो है ना पब्लिसिटी के अंदर लगाते हैं, कहने बोलते थे झूठी पब्लिसिटी करके बोलते हैं। नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन मैंडेट आने वाला है कांग्रेस पार्टी के फेवर में। 350 सीट अकेले बीजेपी जीत के बताएंगे आपको इंशाल्लाह। अब आगे की अगर बात करें तो 2024 बहुत ज़्यादा नज़दीक है सर, पॉलिसीज़ में तब्दीली कांग्रेस को करनी होगी। एलबी स्टेडियम बिल्कुल पास है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो गरीबी की बात करते हैं, वो उन महिलाओं की बात करते हैं जिनको एक तरफ दबा कुचला समझा जाता है, उस समाज की बात करते हैं, वो तमाम बातें वो करते हैं जो कांग्रेस भी कमोबेश कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में ऐसा क्या जादू रहा जो जनता है वो खींची चली? जादू नहीं है, हकीकत है, उसके अंदर ग्राउंड रियलिटी है। बड़ा ही अफसोसनाक उसका नतीजा जो आप देख रहे हैं आज। अफसोस की बात यह है, आपने खुद कहा कि पूरे हिंदुस्तान भर में आज तहलका हो गया बोल के। अफसोस की बात यह है, अंबानी और अदानी को लेकर चलने वाले, दूसरे कोई नाम ही याद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर चलने वाले गरीबों की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये अवाम के साथ एक मजाक है, अवाम के साथ जो है ना एक खिलवाड़ है। अवाम भी क्यों साथ दे रही बीजेपी का? भाई क्यों वोट दी? अवाम को गुमराह किया जा रहा है। आज साउथ इंडिया से बीजेपी को हकाल दिया गया, भगा दिया गया। पूरे हिंदुस्तान से पार्लियामेंट इलेक्शन बताऊंगा आपको आने वाले बताने वाली है कि बीजेपी हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली है। बीजेपी के साथ है या नहीं, बीजेपी के नेता हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। देखेंगे कौन जाएंगे। अंग्रेजों के टाइम पे जिस अंदाज में माफिया मांगे, इटली से कौन आए वो जाएंगे, वही खाता जो है ना फिर लिखेंगे, माफिया मांगेंगे, इटली से जो आए वो जाएंगे। हम तो भारतवासी है, भारत में रहेंगे, जो इटली से आए फॉरेनर वो जाएंगे। बाकरी साहब 2024 के लिए मुझे लगता है कि एक बूस्टर डोज का काम इस बार के चुनावों ने कर दिया है। नहीं, बूस्टर डोज का सवाल नहीं है भाई, हमारे काम है बॉस, हमारे काम है, हमारी पब्लिक में अवेयरनेस है, पब्लिक में काम तो काम मतलब काम तेलंगाना में क्यों नहीं दिखा? बता रहे ना, बताएंगे, वही बताएंगे। इतनी बुरी हार
इतनी बुरी हार। अरे कम से कम अपोजिशन में नहीं बैठे। तेलंगाना न्यू बॉर्न बेबी ऐसा आपकी क्या हुई है वहां पे मध्य प्रदेश में? 119 सीट मध्य प्रदेश में। राजस्थान में क्या हुई है? 8 सीट 10 सीट है हमारे को। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है आपको? 8-10 सीट है क्या हमारे को? क्या हुआ है? 119 में से 8 सीट आते हैं। हार तो हारी है। 6 सीट 7 सीट 8 सीट आते हैं। हार तो हारी है। इतनी बुरी हार। नहीं, पीएम मोदी का जादू फिर यहाँ क्यों नहीं चला? क्यों सर, नहीं तेलंगाना चला? तो हमारे सामने था, अब एलबी स्टेडियम हमारे सामने। अवाम तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जहां तक पहुंचे वो अवाम साथ दिया। यही बात पे मैं बोलता हूँ जी। अवाम जो गुमराह हो गई उनको सही जो है ना समझाने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन पार्लियामेंट ठीक है। इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर कांग्रेस भारी मेजॉरिटी से आने वाली है। लेकिन सर, उसके लिए आपने इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी। इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा परेशान आपके साथी, खासकर समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र करूंगा, अखिलेश यादव आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। किस तरह से मनमुटाव की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही थी जब उन्होंने सीट की आपसे मांग की थी, तो कांग्रेस ने नहीं दिखाई। प्राइम मिनिस्टर फेस कौन है पहले डिसाइड कर लो, बोलिए। नहीं, वो मैं आऊंगा, लेकिन सर जब आप अपने साथियों को ही नहीं मना पा रहे तो कैसे 2024 में मुकाबला करेंगे? ये तो अभी सेमीफाइनल करा जा रहा था, इन्हीं सेमीफाइनल में नतीजे बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस का जो मनोबल था वो टूटा है, जाहिर तौर पर टूटा है। भले आप ऑन रिकॉर्ड ना माने, लेकिन जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता लगातार भीड़ में लगातार आपके साथ चल रहा था, उसका मनोबल जरूर टूटा है। कैसा टूटा साहब? कोई मनोबल नहीं टूटा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो कहे थे जी, जैसे कि सुब्रमण्यम कुछ सीटें मांगी थी सर, कुछ सीटें मांगी थी उन्होंने। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जैसा मोदी जी के खिलाफ कई बातें किए हैं, हाँ। वैसे ही जैसे कि इंटरनल बात है हमारी। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे पार्टी की, हमारा पार्लियामेंट है, वो इंटरनल बात है हमारी। वो ये भी हमारे अलायंस की इंटरनल बात है। अलायंस इसको इंटरनल नहीं external बताना। जब एक्सटर्नल अलायंस बनाते इंटरनल हैं का- तो अगर- हम भी अगर आपके ये इंटरनल पार्टी की बात कर रहे हैं तो हैं। इंटरनल कहां से हो गया भाई? वो नहीं, बराबर अलायंस का इंटरनल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोई हिस्सा है क्या? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हाँ, तो फिर बाहर तो कहाँ होगी? इंडिया अलायंस में इंटरनल बात हो गई हो। इंटरनल बात नहीं होगी। जैसा आपका इंटरनल है, यहाँ भी इंटरनल बात है। तो जैसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब मोदी जी के धज्जियां उड़ाते हुए, जो बीबीसी में मोदी जी जो है ना चोर है, क्या है, क्रिमिनल है बोल के जो बीबीसी में आज भी रिकॉर्ड में है, उसके बारे में जिक्र करते हुए जो करते हैं, एक बार सवाल उनसे भी कर लीजिए साहब। और मैं बोलता हूं, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, अखिलेश यादव जी जो नाराजगी जताए, आज कुछ बोले क्या अखिलेश यादव जी? नहीं बोले ना। आगे भी ये चलते रहता, जब अलायंस है तो बातचीत होती जी। आगे लेकिन पीछे सर, होती। लेकिन एक परेशानी ये भी हो जाती है, अक्सर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और जाहिर तौर पर उनकी एक इमेज, नई इमेज सामने आई है देश के, और लेकिन जब वो बयान देते हैं, खासकर अभी जो एक लफ्ज़ यूज़ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब वर्ल्ड कप हम देख रहे थे, मैं ऑन स्क्रीन उस नाम को नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा कर्तव्य ये है, लेकिन वो नाम जो है उसका असर ऐसा हो जाता है कांग्रेस के ऊपर जैसे सेल्फ गोल कर दिया हो। बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता ऐसे बयानों का। कहाँ क्या इस्तेमाल किया है? देखिए, अरे वो वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया उन्होंने नहीं बोलना चाह रहे हैं। मैं बोलता हूँ, देखिए, हम कहीं भी अगर जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं भी अगर इलेक्शन कैंपेन में कहीं जाते हैं, तो लोग बोलते हैं साहब 11 जो है ना मैच जीते, 12वें मैच में पता नहीं क्या हो गया करके उन लोग, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ पनौती बोल के, लोग बोलते हैं पनौती करके लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। तो एक फ्लो में निकल जाता है, बोल लिए, उसका नतीजा मिल गया आपको। फ्लो में निकल जाता है। दूसरी बात क्या है, अब वो अवाम सोचती है ऐसा, तो हम क्या करेंगे? हाँ भाई, आवाम सोचिए, वोट नहीं बीजेपी है कि 11 वो अवाम कहाँ से हो गई? राहुल गांधी का बयान अवाम कैसे हो गया सर? राहुल गांधी का बयान अवाम को तो एड्रेस कर रहे थे ना, राहुल गांधी अवाम को एड्रेस ये कर रहे थे। चाय वाला वर्ड भी यूज किया गया था, याद होगा आपको। चाय वाला किसने बोला? उसको किस तरह चाय वाला किसने बताया? पहले कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे, किसने बताया ये? बाकरी साहब। अब मोदी जी बोल सकते कि मैं चाय वाला हूँ, मैं झोला लेके जाता हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं फला हूँ। राहुल गांधी दूसरे लोग नहीं बोलना चाय वाला। राहुल अरे साहब, यहाँ तक मोदी जी यहाँ तक बोल देते, राहुल गांधी जो बोले उनका एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकलता बोल के तो राहुल गांधी एडिटिंग करते। ऐसा आलू नहीं था। मोदी जी बोलते आलू डाले तो सोना निकलता, बोले तो मोदी जी कहते हैं हटाए थे, हटा के आलू डालो सोना। देखो राहुल गांधी कौन बोलते? मोदी जी अपने भाषण में मंचों पे ठहर के बोलते। एक प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी, उसको भी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी मंचों पे ठहर के जब बोलता है तो ये क्या है? सोचिए आप, कितनी गिरी हुई बात है। अगर हिंदुस्तान के बाहर लोग ये देखते हैं, कांग्रेस तो क्या सोचेंगे? बोलिए कांग्रेस वालों को जो है, अरे जो करेंगे कैसा इमेज जाएगा बोलो आप?
कितनी बुरी बात है ये। आज का जमाना क्या है साहब, जी। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, आजकल जमाना कटने वाला है 24 में। डिजिटल हो गया, मामला डिजिटल हो गया है। कटने आपने वाला है बोला 24 में। पनौती का पब्लिक असर दिखा दिया आपको। कटने कौन वाला है पनौती है? 24 में। कौन कट के मालूम हो गया आपको? 24 3 स्टेट ग्रास रूट लेवल पे कटते हैं आपको। 24 का रिजल्ट दूर नहीं है, पब्लिक ग्रास रूट लेवल से पब्लिक उड़ा दी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ग्रास रूट छत्तीसगढ़ लेवल से उड़ाना तेलंगाना का बीजेपी का रिजल्ट है। ठीक है, ग्रास हम रूट उसका लेवल accept कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल 150 में 75 आना, उसको ग्रास रूट लेवल नहीं बोलते, हाफ फिगर बोलते हैं उसको। फिगर चेक करिए खुद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। मेरा ये दोनों ही पार्टियों से सवाल रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मीडिएटर के तौर पर जनता के वो सवाल आपसे कर रहा हूँ जो जनता जानना चाहती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आपके पास आना है, चूंकि 3 राज्यों में आपने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंतखाबी तशहीर जब उनकी हो रही थी तो उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इन तमाम बातों का, इन वादों का जमीनीकरण कब से होगा, लोगों को फायदा कब से मिलेगा? वादे हो रहे पूरे बोल के आज अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसकी ताजा मिसाल आज की इलेक्शन अपडेट है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो वादे करी है उसमें खरी नहीं उतरती तो अवाम आज हमारे को वोट नहीं देती थी। जिस तरीके से आज चंद्रशेखर राव को तेलंगाना से अवाम उखाड़ के फेंकी है, उसी तरीके से दूसरे स्टेट से बीजेपी को भी निकाल के फेंक सकती थी, मगर चूंकि पब्लिक वादों पे है, बीजेपी वादों पे है, उसी की वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को 3 स्टेट में आज उनका परचम बुलंद हुआ है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का 2024 में 350 सीट के साथ हमारी शानदार कामयाबी होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेस पे हम इलेक्शन लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं जी। कांग्रेस पार्टी जो गारंटी का सिलसिला शुरू की है कर्नाटक से, कर्नाटक में फेल हो गए आप गारंटियों में। कर्नाटक से जो गारंटी का सिलसिला शुरू किया है, हम जो है ना, आप मालूम कर सकते डे 1 से उसको गारंटीज को डिलीवर करते जा रहे हैं। जी। जैसा तेलंगाना में हुकूमत बनेगी, तेलंगाना में भी वही सिलसिला जारी करेगा, बराबर वो गारंटी क्यों अमल में लेके आएंगे। देखते हैं। लेकिन कितना सर टाइम लगेगा, क्योंकि ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद या जल्द से जल्द उसको नाफिज कर दिया जाएगा। कितना टाइम फिर भी? आप जिस दिन हलफ लेंगे, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी, उससे 2 या 3 दिन के अंदर शुरू कर दीजिए, काम कर हो जाएगा। सर, कांग्रेस का तेलंगाना से सीएम चेहरा कौन रहेगा, ये फाइनल हुआ क्या या अभी वक्त ये कांग्रेस पार्टी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्टी है। जैसा बीजेपी है वैसा कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी से पुरानी पार्टी है जी। तो इसके अंदर एक सेटअप ऐसा रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। यहाँ पर हाईकमांड रहती है, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी रहती है, तमाम लोग बैठेंगे, बैठ के जो भी लोग हैं उनके अंदर कौन काबिल है, बेहतर, सब काबिल है, लेकिन सब में बेहतर कौन है। कोई भी कोई चेहरा जिसका जिक्र हो रहा हो, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहूंगा। काफी चेहरे हैं, रेवंत रेड्डी जी है, भट्टी विक्रमार्का साहब है, काफी चेहरे हैं, लेकिन हाईकमांड डिसाइड करेंगे किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। बाकरी साहब, यही सवाल आपसे भी है। तीनों राज्यों में सबसे पहले बात राजस्थान की कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता सिवाय वसुंधरा राजे के, और वसुंधरा राजे को कुछ वक्त किस तरह से दरकिनार किया गया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कांग्रेस भी जानती है, जनता भी जानती है। नहीं, पार्टी दरकिनार नहीं की थी उनको। पार्टी जिस तरीके से खुद दरकिनार हो गए, पार्टी हालात ऐसे पैदा किए गए राजस्थान के अंदर, वैसा नहीं, खुद ब खुद दरकिनार हो गए। वैसा सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट नहीं थी, और कुछ वहाँ के वजूहत थे अलग अलग। और हमारे पास भी जो है सेम प्रोटोकॉल है, जो हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और किसको जो है अपनी जिम्मेदारी दी जाए। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सेंट्रल लीडरशिप कैन डिसाइड। ठीक है। बीआरएस, हालांकि हमारे पास उनके नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन हम समझना जरूर चाहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां कद्दावर तरीके से, या यूं कहिए कि बड़ी ताकत के साथ चुनावी मैदान में थी। बीआरएस लगातार अपनी जीत के दावे जरूर कर रही थी और लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कम सीटें आ जाएं, लेकिन जीतेंगे जरूर। कांग्रेस से मैं समझना चाहूंगा पहले सर, बीआरएस की कहाँ कौन सी कोताहियां, कौन सी कमियां रह गई जिसका फायदा आपको मिला? देखिए, बीआरएस जो है ना जी, ये देखिए ऐसी फोटो डाले इन लोग, बंदूक लेके, ये कल केटीआर साहब ने इसको ट्वीट किया, केटीआर साहब ने ट्वीट किया, बंदूक लेके हैट्रिक मारेंगे हम करके। अरे भाई साहब, पहले तो आप जो वादे करे पूरों में फेल हो गए जी, हर 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 शोबे में फेल हो गए। करप्शन का लेवल, उनके अगर कोई आते नेता उनके पास से तो अच्छा होता, तो वो भी डिबेट करते थे। करप्शन का लेवल इतना ऊंचा हो गया, टीआर से कोई लीडर पास बैठेंगे तो करप्शन का लेवल ये लेवल पे आ गया कि 1 लाख करोड़ का करप्शन होता है एक प्रोजेक्ट में, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जी, सुने आप। तो ऐसे आप कौन सा भी शोभा उतार के ले लीजिए, मिसाल के तौर पे माइनॉरिटीज का ले लीजिए आप,
कोई भी शोभा उठा के ले लीजिए, और उनका राज ऐसा हो गया था कि एक हेडमास्टर और स्टूडेंटों का राज, यानी तो डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, एक राजा डिक्टेटरशिप ही थी और उनके जो नीचे वाले जो गुलाम थे, ऐसा वाला राज चल रहा था। मामू भांजों का राज चल रहा था। मामू की नाक कट गई, आज गोलियां चल गई, मामू की नाक कट गई। अब क्या सूरत से उन लोग आएंगे बेचारे। बहरहाल आवाम जो है ना उनको धुतकार दी बुरी तरीके से, जो है ना उनका रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं। वाकई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तेलंगाना की आवाम ने ये मन बना लिया है कि केसीआर साहब को गेस्ट हाउस, फार्म हाउस भेज दिया जाएगा। भेज दिया गया, फार्म हाउस भेज दिया गया। हो सकता है जेल को भी चले जाए। अच्छा जी हाँ, उनके जो स्कैम्स है तेलंगाना के अंदर, सबसे बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अंदर जो स्कैम है, हो सकता है उन्होंने यात्रा भी कर लें जेल की। जी, तो क्या वजूहत आप समझते हैं हार की बीआरएस की? भाई आवाम को जो आप बोले हैं आप फुलफिल नहीं करे हैं, तो आवाम क्यों वोट देगी आपको? ठीक है, सबसे बेस्ट जो है माइनॉरिटी के इश्यूज ले लीजिए। माइनॉरिटी कई इश्यूज है जो उन्होंने फुलफिल नहीं किए हैं जी। डे वन से बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी के चैंपियन है बोल के। कहाँ चैंपियन है फिर आप? अगर चैंपियन होते तो आज 39 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे माइनॉरिटी डिसाइडिंग वोट थे। अगर कांग्रेस के अकाउंट में जाते तो कांग्रेस हुकूमत बनाती, अगर बीआरएस कोटे में जाते बीआरएस बनाती, बीजेपी अकाउंट में जाते बीजेपी सरकार बनाती। 39 सीट्स ऐसे हैं आज तेलंगाना में, मुस्लिम डिसाइडेड वोट है वो। अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करे होते तो जो है आज आपको जो है हुकूमत से दरकिनार होना नहीं पड़ता। आप मुसलमानों को सिर्फ हमदर्दी बताए, 200 करोड़ का जो है बजट दे रहे हैं, बल्कि खर्चा क्या कर रहे हैं आप? 300 करोड़ नहीं खर्चा कर रहे, 500 करोड़ नहीं खर्चा कर रहे, 1500 करोड़ रुपए आपके अकाउंट को जो है हमारे काबिल लेके खां हो या और कोई ऑफिसर्स हो, उमर जलील हो या और कोई मुसलमान ऑफिसर्स हो, फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, फंड्स वापस भेज दे रहे, शाबाशी दे रही हुकूमत, 2 साल एक्सटेंशन दे रही। क्या जरूरत है भाई एक्सटेंशन देने की? एक खां हो या कोई ऑफिसर हो। हाँ, क्योंकि आप हुकूमत का पैसा सेव कर रही, पब्लिक तक पैसा पहुंचने नहीं दे रहे। जो मुसलमानों का हक है, पब्लिक का जो हक है वो पहुंचने नहीं दे रहे हक तक जी। हाँ, आज तेलंगाना का रिकॉर्ड रूम को स्टेट गवर्नमेंट लॉक करके रखी हुई। आपका क्या राइट है स्टेट गवर्नमेंट का जो वक्फ रिकॉर्ड को लॉक करने के लिए? आप जाइए, एंडोमेंट डिपार्टमेंट लॉक करके रख सकते हैं कोई डिफाइंड को डिपार्टमेंट में जी। हाँ, कमिश्नरेट देते बोले वक्फ बोर्ड को, कहां से कमिश्नरेट दिए? मुस्लिम माइनॉरिटी जो है सबसे ज्यादा तादाद में माइनॉरिटीज है तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर एक बात बोलते हैं असेंबली के अंदर कि ये दरगाह की लैंड है हुसैन शाह वाले की, उनका मिनिस्टर बोलता है रेवेन्यू नहीं, ये हमारा रेवेन्यू का लैंड है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। ये तो आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें थी, कई सारी वजूहत थी, जिसका नतीजा आज हमने देखा कि अब वाकई में सीएम साहब को पूर्व, अब तो एक्स लग गया उनके साथ। कांग्रेस के पास में आ रहा हूँ सर, इस बार के चुनाव में, हालांकि वो हर चुनाव में देखा जाता है, लेकिन इस बार फिर हमने आरक्षण की बात सुनी थी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं कि जो 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको वो ख़त्म करेंगे और बाकी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, बीसी हैं और तमाम जातियाँ हैं, उनमें उसको तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे याद ये भी आता है कि जब टीआरएस कह लीजिए या बीआरएस कह लीजिए, जब वो इंतखाबी तशहीर चला रहे थे, उसमें उन्होंने ये वादा किया था कि वो मुस्लिमों के लिए 12% रिजर्वेशन लागू करेंगे। इसका इंतज़ार मुस्लिमों को था, खासकर एलिट क्लास के जो मुस्लिम हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं या उसका मफाद उठाना चाहते हैं या जानते हैं कि किस तरह से वो उनके हक में हो सकता है, वो उनको नहीं मिला। अगर जनता आपको चुनती है तो ऐसा कोई मंसूबा आपके पास है, खासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, सबसे पहली बात, एक ऑल इंडिया के पूरे देश के जो है ना गृह मंत्री जी, ये गृह मंत्री पूरे देश के हैं जी, कोई एक कम्युनिटी के नहीं है। बिल्कुल। वो इससे पहले क्या करते हैं, जब सीए एनआरसी के टाइम पे सिख, बौद्ध, जैन और घुसपैठिए, मुसलमान का जहाँ नाम आता वहाँ घुसपैठिए है या नहीं तो आतंकवादी, ये अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। आपको मैं वापस लेके चलता हूँ 1940 to 47 एरा में जी, जब दिल्ली से लेके जलियांवाला बाग तक उलेमाए दीन अपना सर कटाते हैं और सर लटका दिया जाता है दिल्ली से जलियांवाला बाग तक। हम, हमारे पुरख, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग इस देश के वास्ते जो है ना, इस मुल्क के वास्ते जी जो है ना अपनी जान कुर्बान करें। आप कैसा बोल सकते हैं आप मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान आतंकवादी है बोल के? पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण एक मुफीद, एक फायदे के लिए किया गया है, उसको खत्म कर देंगे, ये क्या बात है? और एक बात, अब रहा सवाल केसीआर साहब का 12% रिजर्वेशन। 12% रिजर्वेशन पलटा के नाक काट दी ना उनकी।
जब जी। आप बात करते हैं तो आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप उसको डिलीवर करें। जी बिल्कुल। आपका वादा झूठा, आप झूठे, अब हम बता दिया आज। तो ये 12% का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। हालांकि अब देखना यही होगा कि कांग्रेस क्या इस वादे को पूरा कर पाती है या अभी कुछ वजूहात रह जाती है। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको। जी रिजर्वेशन कांग्रेस ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। जी 5% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी के सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे। जी तो 5 को जाके कोर्ट को जाके बीजेपी कोर्ट को जाती है, फिर कांग्रेस लड़ती है, 4% लाती है, और आज तक भी उसके ऊपर कैंसिल करने का उन्होंने मंसूबा बनाया, स्टे ऑर्डर लाके। आज भी हमारे माइनॉरिटी बच्चे जो है ना, आज भी मेडिसिन पढ़ रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, रिजर्वेशन का पूरा इस्तेफादा हो रहा। तो हम दे चुके हैं, नया कुछ भी नहीं, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। बाखरी साहब, क्या लग रहा है जिस तरह से रिजर्वेशन की बात कही गई थी और रिजर्वेशन की बात कही गई थी, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिमों का रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है? और इस तरह के बयानबाजी के साथ साथ वो जीत भी दर्ज कर देती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये मानते हैं कि यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन बाकी राज्यों में हुआ है। तो क्या इसका संदेश क्या है? क्या मुस्लिमों के वोट की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? बिल्कुल भी। मुसलमान की वोट बीजेपी को जरूरत है और बीजेपी को मुसलमान वोट दे रहे हैं। उसकी जिंदा मिसाल आज तेलंगाना में 15% मुस्लिम वोट, टोटल वोट, जिसके अंदर 4-5% मुसलमान वोट भी जो है बीजेपी के हक में गए हैं। और बीजेपी की कामयाबी 8 सीटों पे हुई है और दूसरे स्टेट में भी जिस तरीके से कामयाबी हुई है, माइनॉरिटी के वोट के साथ कामयाबी हुई है उनकी। लेकिन फिर भी इस तरह के बयानात कहीं ना कहीं फिजा को खराब करने का काम जरूर करते हैं। बाकी साहब, इस बात को तो मुझे लगता है कि आपको एडमायर करना चाहिए। नहीं, जिस तरीके के बयान देते हैं, कौन बयान देता है वो देखा जाता है ना जी। वो बयान उनका पर्सनल है या ऑफिशियल बयान है, क्या वो देखना पड़ता नहीं, है। वो अगर वो जनता को खिताब करते हुए बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो तो हो सकता है उनका पर्सनल व्यू हो वो। अर्शद साहब, प्रतिक्रिया। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको जी। एक देश के गृह मंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री, देश में जितनी आवाम रहती है वो सबके मंत्री होते हैं। एक कम्युनिटी के एक अक्सरियत के नहीं होते। तो बयान गलत है। और जो है ना, मैं इसीलिए कहा थोड़ी देर पहले कि इन लोग गुमराह करते हैं, लोग समझा जी, ऐसा है। तो इस बीच हमारे साथ अबरार हुसैन साहब भी जुड़ गए। हालांकि थोड़ा सा सर आपने लेट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा वक्त देने की कोशिश करूंगा। बीएसपी के तर्जुमान है, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं। सर, कैसा रहा आज का दिन बहुत संक्षेप में? सबसे पहले मैं तेलंगाना के बिलखुसूस नतीजों के लिए कांग्रेस पार्टी के को जिम्मेदार करूँगा कि उन्होंने उनकी कोशिशें और उनकी काविशें जी जो है ना आज उनको ये मुकाम दिलाई है। और मैं इस नतीजे से इसलिए खुश हूँ कि मैं बीआरएस पार्टी की जो ना शिकस्त का मुतमन्नी था जी, और जो हकीकत में ये जिसको कांग्रेस पार्टी के ज़रिए हो पाई है। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि हमने अपना खाता नहीं खोल पाया, तो हमको और मेहनत की ज़रूरत है और हम नए सिरे से ग्राउंड में और काम करेंगे तो आगे मुस्तकबिल में हमको जो है ना बेहतर मौके मिलेंगे। सर, कहाँ कमी लगी आपको? कैंपेनिंग में आप बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, खुद बीएसपी चीफ भी नज़र नहीं आई। एक दौरा मुझे लगता है हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं बोल पा रहा। नहीं, कैंपेनिंग तो हम करे हैं, लेकिन हमारे वसाइल और जो दीगर पार्टियों के पास जो वसाइल है इसमें काफ़ी कमी है। और हमारे पास मैन पावर का तो वसाइल है, लेकिन जिस तरह आज इलेक्शन को जिस तरह से जो है ना डोमिनेट किया जा रहा है फाइनेंशियली और सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, क्योंकि तमाम जो ये सोर्सेस है, ये सोर्सेस कैप्चर्ड किए हुए हैं, वो चाहे नेशनल पार्टियों के ज़रिए हो या लोकल पार्टियों के ज़रिए हो, वो कैप्चर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी आवाम की आवाज़ को दबा नहीं पाए। केसीआर साहब ख़ास करके तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी को रोक नहीं पाए और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पे कहीं ना कहीं आवाम को एतमाद लगा, यानी कि इनकी नाकामी और इनकी कामयाबी का ज़रिया बनी और लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया और उसी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी जो है ना तेलंगाना में फॉर्म में आई है। लेकिन हम अभी उम्मीद के साथ है, हम हमारा रास्ते को जारी रखेंगे और आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या उनको मुबारकबाद पेश नहीं की जाएगी बीएसपी की तरफ से? नहीं, देखिए, हमारा जो नज़रियाती इख्तिलाफ उनसे इसलिए भी है कि हम इस मुल्क को जोड़ के रखना चाहते हैं। इस मुल्क में जो है ना डेमोक्रेसी, जो हमारा जो जमहूरियत है, ये हमारी बुनियाद होना चाहिए, ना कि तफरीक़ा। हम जो है ना बीजेपी पार्टी जब
वाजपेयी जी थे तब की बीजेपी पार्टी पर निसार करते थे, उसी का नतीजा है कि मुर्शिदाबाद से हम एमएलए मुर्शिदाबाद मोटा गोपाल को डॉक्टर लक्ष्मण को जिताए और हमारे सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हम जना दत्तात्रेय को एज एमपी के वोट करके हम उनको साथ दिए, क्योंकि वो लोग जो है ना ये नफरत का बाजार गर्म नहीं करते थे और वोट की सियासत जो है ना तफरीकी की बुनियाद पर नहीं करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे। आज जो मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट है, वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो लोग और ये यहाँ पे जैसे राजा सिंह जैसे शख्स को जो है ना प्रमोट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है ताकि ये नफरत का माहौल गर्म रहे। जी, लेकिन सर नजरियाती अगर लड़ाई है या नजरियाती इत्तेफाक आप नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इंडिया अलायंस से फिर क्या दिक्कत आपको? देखिए, इंडिया अलायंस का अभी रास्ता भी बाकी है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो आगे चल करके क्या किया जाना चाहिए उसके ऊपर हाईकमान जो हमारे हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं तेलंगाना प्रांत तक ही देखता हूँ, क्योंकि स्टेट लीडरशिप का मैं कंसर्न हूँ, मैं स्टेट लीडरशिप तक ही मैं बात कर पाऊँगा। ठीक है बाकरी साहब, समाजवादी पार्टी कह लीजिए, चूंकि मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के लिए वो गए थे, तमाम सीटों को लेकर क्या जद्दोजहद रहे उस पर भी हमने बात की है। बीएसपी और एसपी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, बड़ा वोट बैंक इनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बींगा मैं कह सकता हूं कि मरकजी हुकूमत हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप कितना कंपटीशन इन पार्टियों को इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समझा गया? कितने बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है और कितना बड़ा इनका वोट बैंक है आप 2022 के यूपी इलेक्शन में देख चुके होंगे, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ यूपी में है उसी तरीके से ग्राफ सारे हिंदुस्तान के स्टेट्स में है और तेलंगाना में भी है और हर जगह रहेगा। और आने वाले इलेक्शन में फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, हमारी इंडिविजुअल आज जो 303 सीट है बीजेपी के, वो और बढ़ के 350 तक जाएंगे और हम जबरदस्त ये गुमराही का रास्ता खत्म हो जाएगा। गुमराह करे 3 स्टेटों में खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में गुमराह करें, फिर आवाम को आप पार्लियामेंट इलेक्शन में देख लीजिए, तेलंगाना में गुमराह करें, तेलंगाना की आवाम से पूछिए, आप भी वहाँ गुजरात मध्य प्रदेश की आवाम से पूछिए, वहाँ पे भी पूछिए जाके, वहाँ पे भी पूछिए मैक्सिमम वोट किसका है। ये सब गुमराही भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हाल में जहाँ का गृह मंत्री बोलता, जहाँ का गृह मंत्री अपने पूरे देशवासियों को एक नहीं समझता, ऐसी पार्टी पे कहाँ आवाम भरोसा करती है? बिल्कुल आवाम दे रही है, भरोसा दे रही है, मैंडेट दी है क्लियर। यही सवाल है, गुमराह कर रहे हैं अर्शद साहब। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जो बाकी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां, बीएसपी बीजेपी का मैंने, अरे भाई रीजनल पार्टियों का लखनऊ में अकाउंट नहीं खुला तो यहाँ दूसरी जगह तेलंगाना में क्या अकाउंट? कांग्रेस का नजरिया उस पर क्या है? इंडिया अलायंस के लिए कितना जरूरी समझते हैं आप बीएसपी जैसी पार्टी, एसपी जैसी बड़ी पार्टी को? हाँ, देखिए, अलायंस एक ऐसी चीज़ है, गठबंधन जिसको बोलते हैं, एक ऐसी चीज़ है, हर पार्टी को जहाँ उसकी जब ज़रूरत रहती है बराबर उनसे बात करते, उनसे इस्तेफादा करते, कैसा आगे बढ़ना, क्या पॉलिसी इख्तियार करना, काम करते। अब बीएसपी और एसपी, समाजवादी बहुजन समाज, दो नेशनल पार्टियां हैं भी जी, तो उनका भी एक अच्छा बड़ा स्तर है, उनका भी एक वोट बैंक है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो बराबर इंडिया अलायंस बात करेंगे उनसे। ठीक है, हालांकि अब वक्त मेरा खत्म हो रहा है, आप तीनों से मैं एक एक कमेंट लेना चाहूँगा। सबसे पहले बाकरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। 3 स्टेट्स आपने जीतनी, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। क्या इरादे हैं आपके? आवाम की खिदमत करना है, आवाम के बीच में रहना है और आवाम का साथ देना है। मोदी मैजिक को बताना है या जताना है? ठीक है, नहीं बताना है, कांग्रेस काम करना है। कांग्रेस भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन ठीक है, जाहिर तौर पर उम्मीद के साथ आगे हमें बढ़ना होगा, कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। तेलंगाना के संदर्भ में अगर हम बात करें, तेलंगाना में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? तेलंगाना में अभी जो बीआरएस का, अब आगे बीआरएस का नाम भी नहीं लेते कोई भी, आवाम भी खत्म हो गया। बीआरएस का जो झूठ का सिलसिला चलते आया, वो झूठ का सिलसिला खत्म होगा। बिलखुसूस अक़लियतों के साथ जो खेल खेला गया वैसा खेल नहीं होगा और इंशाल्लाह अच्छी हुकूमत देंगे, अच्छा गवर्नेंस देंगे, जो वादे किए हैं, जो गारंटीज है उसको डिलीवर करेंगे। टीआरएस से ज्यादा कांग्रेस ने माइनॉरिटी के साथ खिलवाड़ किया है, वो भी सोचिए आप। बीजेपी तो आतंकवादी बोल देती, अब इससे बढ़ के क्या करेंगे बीजेपी वाले? अगर कांग्रेस वालों को खिलवाड़ हो तो फिर बीजेपी वाले क्या है? बीजेपी वाले पीछे से खिलवाड़ नहीं करते, जो करते हैं सामने से करते हैं। ठीक है, अबरार हुसैन साहब, 2024 बहुत नजदीक है, बीएसपी को किस ओर रहना है या फिर अकेले जिस तरह से अभी तक वो चलते आ रहे हैं, आपकी पार्टी चलती आ रही है, बीजेपी के साथ जाना है या इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना है, इस बात पर जल्दी फैसला लेना होगा। क्या कुछ लगता है पार्टी के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हैं?
देखिए, पार्टी की हाईकमान इसके बारे में बात करेंगे, वो लोग फैसला लेंगे, लेकिन हम अपने ज़मीनी सतह पे जो हम अपना काम कर रहे हैं, जो हम लोगों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तेलंगाना के तमाम वोटरों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें पहली मरतबा असेंबली इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पे वोट दिए और हमारे करीब करीब 107 कैंडिडेट ज़मीन पे थे और हर तरह पे उनको कहीं ना कहीं मैंडेट मिला है। देखिए, शिकस्त होना, जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पे जो एतमाद किया गया है, मैं तमाम वोटर्स का बिलखुसूस मैं अपनी जानिब से, मैं हल्का चारमीनार से नुमाइंदा था, मैं चारमीनार के तमाम वोटरों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे काफ़ी अच्छे वोट्स मिले हैं। लेकिन इसी तरह हम अपना काम करते रहेंगे, अवामी मसाइल पे हम बात करते रहेंगे, मसाइल के हल करने के लिए, वो चाहे बीआरएस गवर्नमेंट रहो या आने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट रहो, सवाल करते रहेंगे। ठीक है, सवाल विपक्ष में बैठ के करते रहेंगे, चाहे वो बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरशद साहब जुड़े थे जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अबरार हुसैन साहब थोड़ा देर से आए, लेकिन जो भी मौका रहा हमने कोशिश की कि उनकी बात को सुना जाए। साथ ही साथ वाकरी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लगातार हमारे साथ रख रहे थे। आज वो एक खास दिन था जिसका सियासी पार्टियों को लंबे वक्त से इंतजार था। 5 रियासतों का इंतखाबात लगातार लोगों की जहन में था, चाहे वो सियासी लीडरान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सहाफ़ी हो या फिर आम आवाम हो। तमाम लोगों की निगाहें इस चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई थी, जिसके नतीजे आज हमारे सामने आए। 5 में से 4 के नतीजे आए, 1 का नतीजा कल इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। लेकिन आज जो नतीजा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत ज़बरदस्त वाली बजी और सीधे तौर पर इसका क्रेडिट हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसी के साथ वो आगे विकास को लेकर चलेंगे। हालांकि कांग्रेस ने भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए 4 ना सही लेकिन 1 स्टेट में अपनी जीत को दर्ज कर दिया है और उसके लिए उनकी भी काबिल तारीफ बात उनका बार बार जिक्र होना चाहिए। और साथ ही साथ बीएसपी जो अभी विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का अंदर वहन करेगी। हम तमाम मेहमानों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और अब बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।